मुझे एक जवान औरत जैसा दिखाओ। बीट्रिक को समझ नहीं आया कि उसके सामने वाला क्या कह रहा है। उसे बस लगा कि यह बातचीत बिल्कुल भी दिलचस्प नहीं है, इसलिए उसने साफ साफ कह दिया कि वह क्या सोच रही है। मुझे डर है कि मुझे उन मजेदार जोक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। बीट्रिक ने सीएए के प्लान को खारिज करने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। उसे धूप में रहना और घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाहर बिल्कुल भी नहीं, चाहे बीट्रिक एसएचआर के रूप में हो या नहीं। स्टिका अभी भी जिद्दी थी और उसने कहा कि अगर तुम्हें बाहर रहना पसंद नहीं है, तो हम घर के अंदर डेट करेंगे, जैसे तुम्हारा कमरा। उदाहरण के लिए, अचानक कहे गए शब्दों ने बीट्रिक को अनजाने में अनदेखा कर दिया। ये सही है, ये सही है, मेरे कमरे जैसा। तभी जब स्टिका ने एक आवाज में कन्फर्म किया कि तुमने कहा था कि तुम्हें बाहर जाना पसंद नहीं है, तो तुम मुझे अपने कमरे में बुला सकती हो। बीट्रिक हैरान, हैरान और हैरान रह गई। दोनों के बीच की बातचीत एक एंटरटेनमेंट शो में बदल गई थी। सोलेम रॉयल फैमिली के बाकी सदस्यों की नजर में बीट्रिक ने तुरंत जवाब दिया कि यह एक बेवकूफी भरा आइडिया था, लेकिन स्टिका चिपके रहे, ये दिखाते हुए कि वह सिर्फ दूसरे पक्ष की पसंद के आगे झुक रहे थे। उस जवान आदमी ने उससे कॉन्फिडेंस से कहा, तुम मुझे निराश नहीं करोगी, क्या तुम करोगी? ये शब्द बीट्रिक के लिए बिजली गिरने जैसे थे। उसे समझ नहीं आया कि स्टिका ने ऐसा बिना सोचे समझे क्यों कहा। उसे पता होना चाहिए कि एक अविवाहित लड़की के कमरे में घुसना तमीज का उल्लंघन है, लेकिन सोलेम शाही परिवार के लोगों के कानों में ये रोमांटिक था। बड़ी बहनें इकट्ठा हो गईं और स्टिका को चिढ़ाने लगी कि शर्म की वजह से अपनी छोटी बहन को न भगाए। बीट्रिक अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह जोर से बोली, हम सब उस रोमांस के पीछे क्यों पड़े हैं? छोटी बहन का पागलपन भरा और भयानक रूप देखकर तीनों बड़ी बहनें डर से कांपने लगी, लेकिन केटिका को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा। वह अचानक धीरे से बोला, राजकुमारी श्वा, यह मान लो कि तुमने मेरा प्रपोजल मान लिया है। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। इन शब्दों से बीट्रिस के गाल लाल हो गए। वह चिल्ला रही थी, उम्मीद कर रही थी कि कोई इस पागल सम्राट को रोक सके। बीट्रिक धीरे धीरे शॉन के साथ घुल मिल गई। आज जीवन में उसने अचानक लिली को देखा। उसकी नौकरानी बहुत खुश थी, अपने दिल में जिज्ञासा को रोक नहीं पा रही थी। बीट्रिक ने दूसरी पार्टी से पूछने के लिए अपना मुंह खोला, आप आज बहुत अच्छे मूड में लग रही हैं। क्या कोई अच्छी खबर है? असहाय लिली केवल जवाब दे सकी, कुछ नहीं। लेकिन बीट्रिक को अब भी विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि लिली चुपके से खाने के लिए फिर से रसोई में घुस गई है। इन शब्दों को सुनने के बाद लिली ने तुरंत उत्तर दिया, मैंने बहुत समय से ऐसा करना बंद कर दिया है राजकुमारी, मैं डाइट पर हूँ। ये देखकर बीट्रिक पूछती रही कि फिर आप इतनी उत्साहित क्यों हैं? असहाय लिली केवल जवाब दे सकी, मैं उत्साहित नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो शायद इसलिए है क्योंकि वे ट्यूलिप बहुत सुंदर हैं। यह महसूस करते हुए कि दूसरी पार्टी मुद्दे पर बात नहीं कर रही थी, बीट्रिक ने गंभीरता से लिली को याद दिलाया, विषय न बदले। हालांकि उसने स्वीकार किया कि साथ ही एक महिला पुजारी। बीट्रिक ने लिली से पूछने का फैसला किया कि क्या ये सच है कि यहाँ हर किसी के पास बागवानी कौशल है। फास बागवानी कौशल ने लिली को थोड़ा उलझन में डाल दिया, ये देखकर कि दूसरे पक्ष ने कभी फास बागवानी कौशल के बारे में नहीं सुना था। बीट्रिक मदद नहीं कर सकी लेकिन उलझन में पड़ गई। उसने फिर से समझाया, मेरा मतलब है कि यहाँ सब्जियाँ और फल बिना मानव सहायता के अंकुरित होते हैं।
लिली यह सुनकर बहुत हैरान हुई कि ऐसा कैसे संभव है कि यहाँ सभी पौधों को बढ़ने से पहले किसी को लगाने की जरूरत है। राजकुमारी के सवाल के बारे में लिली ने मासूमियत से सोचा कि उसकी राजकुमारी मजाक कर रही है, क्योंकि सोलोंग के राज्य में अधिकांश लोग ये जानते थे, यह महसूस करते हुए कि यहाँ के लोगों ने कभी कोई पेड़ मुरझाया नहीं देखा था। बीट्रिक वास्तव में यह मानती थी कि यह तथ्य कि यहाँ सभी को पृथ्वी भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, शायद लिली को इस समय बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसकी राजकुमारी ने कभी इस तरह जोर नहीं दिया था। अचानक उसने शर्माते हुए कहा कि आज उसे कुछ काम था और उसे जाना था। बीट्रिक ने अचानक उसका नाम पुकारा। फीमेल लीड ने दूसरी पार्टी को उदास नजरों से देखा। क्या तुम मुझे ये बताने के लिए तैयार हो कि तुम इतने एक्साइटेड क्यों हो, बजाय इसके कि फिर से टॉपिक बदलो? लिली राजकुमारी के दबाव में आ गई थी। तुम आजकल बहुत तेज हो गई हो। बीट्रिक मुस्कुराए और इशारा किया कि वह सुनने के लिए तैयार है। लिली ने कहा कि आज राजकुमारी आइरीन और हिज मैजेस्टी मार्केट गए थे। ये सुनकर बीट्रिक बहुत हैरान हुई। उसे नहीं लगा था कि आइरीन सियाटिका जैसी किसी को ऐसी जगह ला सकती है। लाली ने कहा कि वो उसे तरह तरह की सब्जियां और फल दिखाने के लिए थी। बीट्रिक सोचने लगी कि उसे अपनी बहन की मासूमियत को प्यारा कहना चाहिए या बेवकूफी। वह सच में सोच रही थी कि क्या आइरीन जैसे आदमी को रिझाने के लिए पहले कभी किसी ने खेती के सामान का इस्तेमाल किया था। लिली ने कहा कि हिज मैजेस्टी ने जंगली फूलों का गुलदस्ता खरीदा। कैटिका के जंगली फूलों का गुलदस्ता ले जाने वाले सीन के बारे में सोचकर बीट्रिक के रोंगटे फिर से खड़े हो गए। वह इतने साल जी चुकी थी लेकिन कभी ऐसी चीज का सामना नहीं किया था। अकेली लिली को अभी भी इसके बारे में पता नहीं था। सीएए की पसंद इसलिए उसे यह बहुत दिलचस्प लगा कि यूरानिन का एक डरावना सम्राट एक फ्लोमा प्रेमी था। इस समय लिली बहुत खुश दिख रही थी और यह सोचकर बोली कि ऐसा आदमी राजकुमारी का होने वाला दामाद है। सभी नौकरानियां खुशी से पागल हो रही हैं। इस समय बीट्रिक को एहसास हुआ कि सोलम में एक अच्छा आदमी बनने का स्टैंडर्ड यह है कि उसे खेती के प्रोडक्ट कितने पसंद हैं। वह कैटिका को कई सालों से जानती थी, लेकिन उसे कभी नहीं पता था कि कैटिका को फूल इतने पसंद हैं। ऐसा लगता है कि अभी भी उसे कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। बीट्रिक ने जोर दिया, तो इसका आज आपके मूड से क्या लेना देना है? लिली थोड़ी देर हिचकिचाए और जवाब दिया, इन दिनों हम सब इस बात पर शर्त लगा रहे हैं कि आखिर में दुल्हन कौन बनेगी। बेशक हम जिसकी भी सेवा करेंगे हम उसी पर शर्त लगाएंगे, चाहे नतीजा कुछ भी हो हम सब खुश होंगे, क्योंकि सभी राजकुमारियां महाराज से बहुत प्यार करती हैं। ये शब्द सुनकर बीट्रिस का चेहरा धीरे धीरे भद्दा हो गया। वह सच में दूसरी राजकुमारियों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहती थी। इस समय लिली ने उत्साह से कहा, मुझे लगता है कि मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। हर कोई मुझसे जलता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि हर कोई मुझे लगता है कि मैं जीत जाऊंगी, जिससे राजकुमारी हैरान रह गई। लिली ने आगे कहा, हम तुम्हारी मदद करने के लिए हाथ मिलाएंगे, इसलिए चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी का रास्ता बनाऊंगी। बीट्रिक को बुरा लगा और उसने तुरंत बाद उत्साह से पूछा कि मैं सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाली इंसान क्यों हूँ? लिली ने एक बहुत ही घिसा पिटा कारण बताया कि कोई भी तुम्हारी तरह खेती के प्रोडक्ट नहीं उगा सकता। राजकुमारी त्यान फूलों और पौधों के साथ अच्छा नहीं करती और राजकुमारी आइरीन जो फल उगाती हैं, वे उतने मीठे नहीं होते जैसे राजकुमारी टे बेल के लिए। किसी कारण से वो हमेशा ऐसी चीजें उगाती है जिनसे बदबू आती है। लिली की बातों से पता चला कि आड़ू के फूल जैसी सुंदरता कुछ भी अच्छी तरह उगा सकती है। ये सुनकर बीट्रिक डर गई।
उसे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारियों के बारे में बात करते समय सबसे करीबी चीज खेती थी। अब बीट्रिक टीआर के शरीर में थी, इसलिए जब उसने लिली को ये कहते सुना तो उसे एक कुशल किसान जैसा महसूस हुआ। बीट्रिस को लगा कि अगर वह इस वजह से उदास हो गई तो ये बहुत अपमानजनक होगा, क्योंकि वह एक डचेस हुआ करती थी जो हमेशा किसी भी स्थिति में अपना धैर्य बनाए रखती थी। लाली के बोलने के तरीके के अनुसार, एक सम्राट जो पेड़ों और फूलों से प्यार करता है और राजकुमारी जैसा कोई श्वास सच में स्वर्ग में बनी जोड़ी है। लिली की मजेदार बातों ने बीट्रिक को गुस्सा दिला दिया। वो अनजाने में जोर से चिल्लाई, प्लीज, बस बहुत हो गया। राजकुमारी को पहली बार डांटते देखकर लिली थोड़ी दुखी हुई। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। बीट्रिक ने आह भरी और दूसरे व्यक्ति को समझाया कि महामहिम वंश एक ऐसे पार्टनर की तलाश में है जो एक बड़ी जमीन की रानी बने। वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे जिसके पास परिवार का अच्छा मुखिया बनने के लिए पर्सनैलिटी और कैरेक्टर हो, इसलिए वे पौधे उगा सकते हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी बात खत्म करने से पहले बीट्रिक को लगा कि उसकी बातें थोड़ी गलत थीं। उसने लिली को सवालिया नजरों से देखा और पूछा कि क्या ये सोलम के लोगों की सोच के हिसाब से है। पौधों को पसंद करने वाला व्यक्ति एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, इसलिए लिली ने कहा कि यह बहुत जरूरी था। ये देखकर बीट्रिक चुप हो गई। वह जितनी देर शाह के शरीर में रही, वह अजनबी थी। उसे यह किंगडम ऐसा लगा जैसे वह लिली जैसे किसी को और समझाना नहीं चाहती थी। बीट्रिक मुड़ी और जाने से पहले वह नौकरानी को याद दिलाना नहीं भूली कि ये बकवास बातें बंद करो। मेरा किसी भी एम्परा से शादी करने का कोई इरादा नहीं है, कहीं जाना भी नहीं चाहता। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे।